800 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 90 USD बिलियन डॉलर का वर्क है। काम शुरू किया तो नेचुरली कोई काम आने में थोड़ा वक्त लगता है। मेरा पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 91 में शुरू हुआ। अपने साथियों को, अपनी टीम को हमने हमेशा प्रोत्साहन दिया। तो उससे प्रूव होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे काम तो हम जो सबसे खराब स्ट्रेच था वो सबसे सेफ स्ट्रेच बन गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस खास पेशकश में, जहां हम सुपर डुपर पर्सनैलिटी से आपकी रोज मुलाकात करवा रहे हैं। आज की इस खास पेशकश में एक बहुत खास अतिथि हमसे जुड़ रहे हैं। नाम है के कपिला जी। नाम बहुत जाना पहचाना है। कंसल्टेंसी फर्म की दुनिया में इनका नाम बहुत मशहूर है। प्रेसिडेंट एमिरेट्स इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट हैं, एमिरेट्स प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ ICT के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने बहुत सारा काम कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ किया है, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ किया है, और भारत में विकास मॉडल को लेकर इनकी खूब चर्चा होती है। इंडियन डेवलपमेंट सेक्टर में, रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हम चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस सुपर डुपर बिजनेस टाइकॉन से। नमस्कार सर, स्वागत है। 800 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 90 USD बिलियन डॉलर का वर्क है एंड 50 USD बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का टर्नओवर। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। ये कंपनी मैंने 6 फरवरी 1987 में इस्टेब्लिश की थी और एक पार्ट टाइम स्टेनोग्राफर के साथ काम शुरू किया। और मुझे खुशी है भी बताते हुए कि आज हम 1500 से भी ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, और उसके अलावा हमने 57 देशों में काम किया है। और जो मेजर टनल्स हैं हिंदुस्तान की वो हमने की हैं। अटल टनल, सोनमर्ग टनल, गुलमर्ग वाली, और जो रेलवे लाइन है बिटवीन दिल्ली एंड कलकत्ता जो बन रही है बुलेट ट्रेन के लिए, उसका भी प्रोजेक्ट हमने बना के दिया है सरकार को। 65 एयरपोर्ट्स वर्ल्ड ओवर बनाए हैं और आज भी हम कोई 30 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ये सब प्रभु की देन है, उसकी मेहर से हुआ है। हमारी कोशिश जरूर रही है, फैमिली की इन्वायरमेंट में मैंने ये कंपनी चलाने की कोशिश की है। हर एक के दुख सुख में हम साथी रहे हैं, और उसकी वजह से हर वो आदमी जो हमारे साथ जुड़ा वो तब तक नहीं जुड़ा उसने जब तक कि उसके लिए मजबूरी नहीं कोई हो गई जाने की। कोविड के दिनों में भी हमने किसी आदमी को रिट्रेंच नहीं किया। हालांकि उस पीरियड में मुझे 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे थे और हम तनख्वाहें दिए जा रहे थे। लेकिन परमात्मा ने एक ही साल में वो नुकसान मेरा पूरा कर दिया और हम आगे चलते गए। तो ये बेसिकली द अर्ज टू डिलीवर एंड हिज ब्लेसिंग्स विद इट हैव मेड इट पॉसिबल। सर, आपने अपनी जर्नी एक छोटी सी यात्रा शुरू की, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने अपनी एक छोटी सी यात्रा से एक बड़ी यात्रा की शुरुआत की है और वहां तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कौन से ऐसे एलिमेंट्स रहे जिन्होंने आपको रीइंफोर्स किया, जो आपके लिए मोटिवेशनल एलिमेंट्स बने, और क्या क्या स्ट्रगल्स बीच में आई जिन्होंने आपको हारने नहीं दिया? उन स्ट्रगल्स के बारे में बताएं और अपने सक्सेस विल पावर के बारे में भी बताएं। हमने काम शुरू किया तो नेचुरली कोई काम आने में थोड़ा वक्त लगता है। मेरा पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 91 में शुरू हुआ। दैट वाज ए प्रोजेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट इन भूटान। आई डिड द फर्स्ट पोस्ट इवैल्यूएशन। जो भूटान सरकार को ADB ने लोन दिया था, उसका कैसे उन्होंने उपयोग किया और उससे क्या रिजल्ट्स मिले, उसकी एक स्टडी काम खत्म होने के बाद की जाती है, जिसके लिए मुझे ADB ने चुना और मैंने वो जाकर के, वो एक शुरुआत थी मेरे लिए ADB के साथ। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमने नेपाल में काम किया। फिर हमने पहला वर्क जो मंगोलिया में कोई लोन शुरू हुआ वो ADB का था, वो काम भी हमको मिला, और फिर देखते देखते वो बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात जो हमने जिंदगी में सीखी और की वो ये थी कि कोई शॉर्टकट नहीं करना है। आपको नफा हो या नुकसान हो, काम जो आपने लिया है उसे आपको अच्छे से डिलीवर करना है। ये नहीं हो सकता कि आपको हर काम में मुनाफा ही हो, लेकिन अगर मुनाफा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट करेंगे, तो उसको बर्दाश्त करिए। तो ये एक जरूरी था किसी भी चीज को चलाने के लिए, और उसको ताकि वो अच्छे से पलपे। और हमने, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने साथियों को, अपनी टीम को हमने हमेशा प्रोत्साहन दिया और अच्छे से अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया। सर, अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताएं, कैसा बचपन रहा? पिताजी रेलवे में थे। हम लोग किसी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हैं। हमारे सब फैमिली के लोग नौकरियों में ही रहे, और मेरी जो इमीडिएट कजन्स हैं या सिस्टर थी, ये सब लोग डॉक्टर रहे। मैं इनमें से अलग इंजीनियर बना। एक हमारी मेडिकल फैमिली रही बेसिकली,
थी और सारी फैमिली जो थी वो जॉब में थी, कोई किसी ने बिजनेस नहीं किया था। तो जब मैंने बिजनेस के लिए शुरू किया तो थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी लोगों में, फैमिली में, कि भाई ये कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं थी कि आपके पास पैसा है, आप नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे तो कुछ और कर लोगे। तो इसलिए थोड़ा एप्रीहेंशन था, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब शुरू हुई तो मैं वहाँ पहला मुलाजिम था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम सरकार के लिए कंपनी चला सकते हैं तो अपने लिए भी चला सकते हैं। उसी से फिर मैंने शुरू किया। जहाँ तक बचपन का सवाल है, मैं हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और मुझे बचपन में एक स्कॉलरशिप मिला जो उसी साल शुरू हुआ था। तो मैंने 2 साल सिंधिया स्कूल ग्वालियर में एजुकेशन ली। उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ कंटिन्यू नहीं करने दिया और मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने हायर सेकेंडरी की। फिर मैं जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने चला गया और वहाँ से इंजीनियरिंग करके मैंने 1968 में आया और फिर दी फर्स्ट जॉब जो मैंने ली वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में थी। वहाँ मैं अप्रैल 72 तक रहा। उसके बाद मैं 1 जून 72 से अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आ गया, जहाँ मैं 13.5 साल रहा और बतौर वेरियस पोजीशंस, पहले असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग में वहाँ से जब निकला तो आई वाज डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग। उस पीरियड के भी बड़े अच्छे इंस्टेंसेस हैं। मैं 1980 में कंसल्टिंग पोर्शन डिपार्टमेंट में था। कंसल्टेंसी सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी रेंडर किया करती थी और हम मलेशिया में कोलालमपुर एयरपोर्ट डेवलप होना था, तो हम उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी बिड करना चाहती थी। तो उस सिलसिले में मैं मलेशिया गया और जब मैं वहाँ था तो मेरे से जो इकोनॉमिक प्लानिंग यूनिट के डिप्टी मिनिस्टर थे वो डॉक्टर महातीर थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तुम इतनी बात कर रहे हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो मैंने कहा साहब बात ये कि इंजीनियरिंग वाइज हम कर सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है वो डेवलप करने के लिए, तो आप मुझे मौका दीजिए और देखिए मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ। तो बोले तुम मेरा एक एयरपोर्ट डिजाइन कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे आपको एयरपोर्ट डिजाइन हम, और आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। तो बड़े एस्टॉनिश हुए कि क्या कर रहा है। हम वापस आ गए और वापस आके हमने बताया अपने ऑफिस में। तो कह कैसे करेगा? मैंने कहा फिक्र मत करो मैं कर दूंगा। तो मैं एक्सटर्नल अफेयर्स में गया, वहाँ पे जगजीवन राम जी की लड़की थी, वो डिप्टी सेक्रेटरी होती थी उस जमाने में। तो उनको मैं मिला, मैंने कहा भाई तेरी मदद चाहिए। बोली क्या चाहिए मदद में? मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए की असिस्टेंस चाहिए, जो तुम्हारी पावर में है, तुम लोग हर साल देते हो। तो बोली अच्छा दे देंगे। तो मैंने उस 10 लाख को 40-50 लाख की शेप में बदल दिया। वो इसलिए कि हमारे यहाँ तो तनख्वाहें थी वो बहुत थोड़ी होती थी और इंटरनेशनल रेट्स डॉलर में बहुत हायर होते थे। तो जब मैंने वो प्रपोजल बनाई तो 50-60 लाख की बन गई कि भाई हिंदुस्तान इतनी असिस्टेंस दे रहा है। वो फिर मैंने फाइल क्लियर कराई, वो भी एक रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स था। 4 सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने वो फाइल 1 दिन में क्लियर कराई। उस फाइल के साथ साथ मैं मूव कर रहा था। वो लॉक कर देते थे, फिर दूसरे सेक्रेटरी के पास जाते थे, वो लॉक खोल के फाइल पढ़ते थे, साइन करते थे, फिर वो लॉक हो जाती थी, फिर तीसरे के पास गए। इस तरह वो एरिक गंसाल्वे साहब से शुरू होके रमेश भंडारी जी के पास गई, फिर वो फाइनली फाइनेंस सेक्रेटरी मल्होत्रा होते थे उस जमाने में, आर.एन. मल्होत्रा, उनके पास गई, उनसे क्लियर हो गई, फिर वो पीएमओ में गई, फाइनल सिग्नेचर्स वहां से होनी थी, अप्रूवल। तो वो फॉर्चुनेटली मेरे रिलेशन थे जो उस वक्त पीएस टू पीएम थे, तो उनसे उनकी मदद से वो वहां से क्लियर होके मिल गई मुझे। वो फाइल 9 बजे क्लियर हुई और 2 बजे की फ्लाइट से मैं रात को मलेशिया चला गया और वहां जाकर के मैंने को कहा कि साहब ये हम कर देंगे, ये प्रपोजल है हमारी। तो महातीर साहब कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये ठीक है आपकी बात, आप वेरी हैप्पी कि आप ले आए हो, लेकिन मुझे इस एयरपोर्ट के बजाय ये एयरपोर्ट कर दोगे, कोटा के नाबालू एयरपोर्ट कर दो। कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो एक एयरपोर्ट करके देना आपको ए कराना है, बी कराना है, जो कराना है बता दो। तो बोले आपको गवर्नमेंट का दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपनी सेक्रेटरी को बुलाइए, मैं चिट्ठी दे देता हूँ साइन करके आपको। तो उन्होंने बुलाया, मैंने साइन करके चिट्ठी पकड़ा दी उनको। मेरे साथ एक्टिंग हाई कमिश्नर थे बीबी सोनी उस जमाने में, वो मेरा घुटना दबाए। मैंने कहा तू क्यों फिक्र कर रहा है, अगर इफ समबडी इज टू बी चार्ज शीटेड आई एम द वन, तुझे सोने का कुछ कहेगा। तो सब वो हम चिट्ठी विट्ठी दे के आ गए। जब हम वापस आए तो सेक्रेटरी ईस्ट होते थे एरिक गंसाल्वे, वो भी उसी होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने सोनी से पूछा क्या हुआ, तो सोनी ने नरेट किया कि साहब ये इस तरह से चिट्ठी दे आए हैं। कहते चलो थैंक गॉड somebody has taken a decision. Yes, it was very bold decision. It was a very bold decision. जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं लगातार एक ऐसे किरदार से जिनके काम के प्रति लगन, समर्पण और जुनून ने उन्हें एक बड़ा नाम बनाया है। भारत के विनिर्माण की बात हो या भारत के ढांचे की बात हो या भारत में होने वाले विकासीय ढांचे की बात हो, हर जगह
जगह इनका नाम, इनका काम और इनकी कर्मठता दिखती है। चाहे अटल टनल की बात हो, चाहे दिल्ली मेट्रो की बात हो, हर जगह कहीं न कहीं इनके योगदान से वो चीज़ें चमक उठी हैं। हम बातचीत कर रहे हैं के कपिला जी से, जो लगातार अपनी यात्रा की चर्चा कर रहे हैं और अपने सफ़र के बारे में आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सर, आप प्रेसिडेंट भी हैं, प्रेसिडेंट एमिरेट्स हैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के। कैसे जुड़ना हुआ इससे और ये फेडरेशन क्या करती है, हमारे दर्शकों को बताएं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन एक जिनीवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्रेजेंस 146 मुल्कों में है। मेरा इनके साथ जुड़ना हुआ 2006 में और 2008 में मैं वाइस चेयरमैन बन गया इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का, और 2010 में मैं पहला नॉन यूरोपियन चेयरमैन बना IRF का और यूनानिमसली इलेक्ट हुआ, और 3 दफा यूनानिमसली इलेक्ट होके 9 साल तक, जो मैक्सिमम टर्म था, मैंने एज चेयरमैन इंटरनेशनल रोड फेडरेशन काम किया। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का मोटो है सेफ रोड्स एंड सेफ मोबिलिटी। तो रोड सेफ्टी एक ऐसा जज्बा है जो मुझे बहुत ही अजीज है और मैं उसके ऊपर दुनिया भर में काम कर रहा हूँ। 2010 में जब पहली दफा मॉस्को में मीटिंग हुई, 100 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए, तो उस मिनिस्टीरियल मीटिंग में मैं एक नॉन मिनिस्टर था जिसने पार्टिसिपेट किया एज चेयरमैन इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। मैं 4 घंटे तक सुनता रहा कि मॉस्को में मीटिंग हुई थी, तो 4 घंटे तक मैं सुनता रहा। मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर बोले, साहब ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ हल निकलना चाहिए। तो फिर मैंने कहा खड़े होकर के, साहब थैंक यू, आप बड़ी बात आपकी सही है, लेकिन हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। ये तो मान गए कि सब प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है इज नॉट समथिंग वी कैन कीप स्टेटिंग। कोई इसका हल निकलना है, क्या करना है, वो बात की जाए। तो फिर एक डिकेड ऑफ एक्शन प्लान बना कि हम अगले 10 साल में रोड एक्सीडेंट्स और फर्टिलिटीज को आधा कर देंगे दुनिया में। ये एक रेजोल्यूशन 100 मिनिस्टर्स ने ट्रांसपोर्ट के पास किया मॉस्को में 2010 में। उसको डिकेड ऑफ एक्शन प्लान बोलते हैं। 2020 में जब हम लोगों ने रिव्यू किया तो एक्सीडेंट घटे नहीं थे बल्कि बढ़ गए थे। तो हमने अपने आप में मल किया कि आफ्टर ऑल क्या प्रॉब्लम हुई कि एक घटे नहीं बढ़ गए। तो नतीजा ये नजर आया मुझे कि हमने 5 E के ऊपर इकट्ठा काम नहीं किया। रोड सेफ्टी इज ए फंक्शन ऑफ 5 E's। यस। पहला ई है इंजीनियरिंग ऑफ रोड्स, दूसरा ई है इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल्स एंड पॉलिसी करेक्शन, तीसरा ई है एजुकेशन एंड मास अवेयरनेस, चौथा ई है एनफोर्समेंट और 5वां ई है इमरजेंसी केयर। अगर आप इन 5 पे इकट्ठे काम करेंगे तो आप जो सबसे खराब सड़क है स्टेट की उसको बेस्ट सड़क बना सकते हैं। और इसको फिर हमने हिंदुस्तान में शुरू किया, इसके ऊपर काम। ये एक कोविड के दिनों में 2021 में एक वेबिनार शुरू की सीरीज 9 फरवरी को, जिसको गडकरी जी ने लॉन्च किया हमारे साथ। और हमने पहले एक वेबिनार जो किए 6, वो पहली E1 पे थे अपनी इंजीनियरिंग ऑफ रोड्स पर। फिर जो नेक्स्ट किया वो इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल्स पे था। फिर हमने एजुकेशन और मास अवेयरनेस के ऊपर एक वेबिनार किया। फिर हमने 2 वेबिनार्स किए एनफोर्समेंट पर, फिर लास्ट किया इमरजेंसी केयर पर। और ये ग्लोबल वेबिनार्स थे, इनमें 600-700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हर एक में। That's great, huge number। और उसमें फिर हमने जो उसका सारांश था उसको निकाल करके एक डॉक्यूमेंट बनाया, E1, E2, E3, E4, E5, और वो कंसर्न सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट को भेजा। E1 भेज दिया हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को। E2 भी उन्हीं को भेज दिया बिकॉज वो दोनों चीजें उनके पास रिस्पॉन्सिबल थे। E3 जो था वो हमने शेयर किया एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ, सेक्रेटरी अपने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ, क्योंकि मास अवेयरनेस उनके अंडर आता। फिर हमने चौथा जो था उसको होम सेक्रेटरी के साथ और लॉ सेक्रेटरी के साथ शेयर किया, क्योंकि एनफोर्समेंट में अगर कोई प्रोविजंस में चेंज करना है तो वो लीगल लॉ सेक्रेटरी ही करेंगे, लॉ मिनिस्टर के अंडर जाएगा। फिर हमने छठा जो था वो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ शेयर, और सबको ये कहा कि आपके जो भी कोई कमेंट्स हैं वो हमें आप इसमें भेज दीजिए ताकि हम रोड सेफ्टी एक्शन प्लान सरकार के लिए कंप्लीट कर दें। अब सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर वेरी हैवी वेट पीपल, वो बड़ी जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पर मुझे उम्मीद है कि अब अगले 3 महीने में हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा और हम वो प्लान बनाकर रिलीज करा सकेंगे प्रधानमंत्री जी से या प्रेसिडेंट से, जिसमें सब मिनिस्टर्स प्रेजेंट होंगे। और सबसे बड़ा फायदा उसका ये हुआ कि हर मिनिस्ट्री अब एटलीस्ट ओन करने लग पड़ी कि हमारा भी कुछ रोल है। पहले क्या होता था कि आप जिसके पास जाओ वो कहता था हमारे पास क्यों आए हो भाई, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम है। तो रोड सेफ्टी इज नॉट जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड सेफ्टी इज अ फंक्शन ऑफ एवरीवन, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एनफोर्समेंट है, चाहे वो इमरजेंसी केयर है, सबको मिलके करना है, तब रोड सेफ हो। यस जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं के कपिला जी से, जो लगातार अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, आपने रोड सेफ्टी पे बहुत काम किया है, लगातार कर भी रहे हैं, और आप बहुत सारे इंटरनेशनल सेफ्टी मॉड्यूल से भी जुड़े रहे हैं और नज़दीक से उनको देखा है, समझा है। भारत जैसे देश में जहां तकरीबन 1.5 लाख मौतें अकेले एक्सीडेंट्स में होती हैं,
क्या लगता है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या जरूरी उपाय है और इन्हें कम कैसे किया जाए? बेसिकली इनके लिए क्या उपाय हैं, आप वो हमें बताएं। देखिए, हमें 5E के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसकी हमने वैलिडेशन भी की कि भाई 5E कहने की बात नहीं है, अगर आप 5E पे काम करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है वो भी हमने प्रैक्टिकली किया है। हमने गडकरी जी से रिक्वेस्ट किया कि जो 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, 7 स्टेट्स में, उन 7 के चीफ मिनिस्टर्स को आप चिट्ठी लिखिए और उनसे कहिए कि मुझे 100-150 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो उनकी स्टेट का सबसे खराब स्ट्रेच है, जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो दे दें और एक आदमी नॉमिनेट कर दें जो हमारी 5E की प्रोग्राम को उस स्टेट में इम्प्लीमेंट करा सके। तो हमको वो 7 स्टेट्स हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इन सब के स्टेट्स से फिर हमको वो स्ट्रेच मिले। हमने उनके ऊपर काम किया और जहाँ जहाँ वो काम हो गया, जहाँ पर पर्टिकुलरली जो रोड की इम्प्रूवमेंट थी वो मोस्टली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास थी, क्योंकि वो मोस्टली नेशनल हाईवे के सेक्शंस थे। तो उन्होंने वो काम कराया और उन सड़कों के ऊपर जो काम था वो 99% कंप्लीट हो चुका है। That's great. उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कैसे हैं? उसके रिजल्ट्स ये हैं कि उन स्ट्रेचेस में जहां हमने काम कर लिया कोई फेटेलिटी नहीं हुई। That's great. तो उससे प्रूव होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे काम तो हम जो सबसे खराब स्ट्रेच था वो सबसे सेफ स्ट्रेच बन गया। That's great. So we can minimize the we can deaths. minimize, we can control, we can deliver। हम उसको कर सकते हैं, करने की जरूरत है तो हमें 5 ई पे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा हमने कुछ और इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने एक हेलमेट बनाया है जो अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपका मोटरसाइकिल चलेगा ही नहीं। Oh great, it's a very innovative. So, क्या है वो बताएं? वो AI की मदद से बने हैं। उसमें जो चिप है वो कनेक्टेड है विद दी स्कूटर चिप और मोटरसाइकिल के अंदर भी वो लगा हुआ है इग्निशन के साथ। तो वो जब तक आप दोनों मैच नहीं करेंगे वो चलेगा ही नहीं। वो हमारी कोशिश है कि वो मैंडेटरी हो जाए ताकि हम सबको पहनने पे मजबूर कर दें कि भाई इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते आप। इसी तरह हमने एयर बैग भी बनवाए हैं मोटरसाइकिल के लिए। तो क्या वो लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में एयर बैग्स? मोटरसाइकिल में लॉन्च हो चुके हैं पर बहुत थोड़े लोगों ने लिए हैं। ये IITians ने किया है, दिल्ली IIT के बच्चे थे जिन्होंने ये इन्वेंशन किया है एयर बैग्स ऑन मोटरसाइकिल का, और बहुत बढ़िया काम किया है। हमने एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बनाई जो हमने DRDO के साथ मिलकर बनवाई है और उसका एक ग्लोबल पेटेंट ले लिया है। वो लाइक ICU ऑन व्हील्स, आप मोटरसाइकिल के साथ अटैच कर देते हैं और वो किसी भी छोटी जगह में किसी भी टेरेन में जा सकती है। एंड इवन ऑन हाईवेज आल्सो। हाँ, उसकी कीमत भी बहुत थोड़ी है। उसी तो मेरी विजन ये है कि हम जैसे ही वो अप्रूव हो जाती है, फाइनल अप्रूवल स्टेज में है, जैसे ही अप्रूव हो जाती है और प्रोडक्शन शुरू होती है तो उसको हम हर 10 किलोमीटर पे खड़ा कर दें। So, अगर आप हर 10 किलोमीटर पे वो एम्बुलेंस खड़ी कर देंगे जिसकी कीमत कोई 8-10 लाख रुपए होगी तो उसमें तकलीफ नहीं होगी सरकार को उतना पैसा खर्चने में। वो मोटरसाइकिल वाला जो आदमी है जो पैरामेडिक भी है, उसको पढ़ा, जिसने ये ट्रेनिंग ली हुई है कि कैसे एक्सीडेंट को हैंडल करना है, वो उसको उसमें डाल के नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे ले जाएगा। और उसका कनेक्टिविटी भी है। जो एम्बुलेंस है वो इट विल बी लिंक्ड टू वन ऑफ द हॉस्पिटल्स। रेगुलरली जो आदमी ले जा रहा है वो डॉक्टर से बात भी करता है कि इसको क्या करना है, इसको कोई सपोर्ट देनी है, इसको मैं क्या ट्रीटमेंट दूं, वो भी बताता रहेगा। ऑल फर्स्ट एड काइंड ऑफ। इट्स अ कंसल्टेंसी। ही गेट्स टेली कंसल्टेंसी फॉर द पेशेंट। दैट्स ग्रेट। So it has launched already this air ambulance, not air, it's a bike ambulance. मोबाइल एम्बुलेंस जो है वो फाइनल स्टेजेस में है अब उसका लॉन्च। वो एक सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स कमेटी है। Okay. वो 12 जून को मिल रही है बॉम्बे में। उसमें ये फाइनल हो जाएगा। Okay. उसके बाद एक नोटिफिकेशन सरकार इशू करेगी। उस नोटिफिकेशन के बाद इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इंडिया में। So great. तो मुझे लगता है कि हम विद इन नेक्स्ट 4 to 5 months में इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। That's great. Sir, you have sincerely worked over this road safety and all. आपको लगता है क्या कि हमारे देश में रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं या रूल्स की समझ की कमी है, शायद इस वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं या डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम है रूल्स को फॉलो करने की आदत नहीं है। रूल को तोड़ के आदमी अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई रूल, तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। जब आप रूल की कदर नहीं करते, आप अपना हेलमेट बाह में लगा लेते हैं, सिर पे नहीं रखते, तो ये जो नेचर है दिस हैज टू चेंज। और इसको चेंज करने के लिए हम ATMS लगाने की कोशिश कर रहे हैं सारे मुल्क में। तो उससे क्या होगा कि भाई जो भी आप हरकत कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, तो अपने आप फिर लोग जब उनको चालान पहुंचेंगे उनके घरों में
जब उनको रास्ते में रोक दिया जाएगा नेक्स्ट स्टॉप पर, तो उससे फिर एक सेंसिटिविटी आएगी, क्योंकि जब तक हम उसको ऑटोमेशन नहीं करेंगे तो पुलिस तो हम खड़ी कर नहीं सकते हर जगह। तो हमको ये ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है इसको ऑटोमेशन से करना है, एआई का फायदा लगाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या जी हाँ, बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे किरदार से जो बैकड्रॉप में रहकर बिना किसी लाइमलाइट के, बिना किसी शोर के सोशल वर्क कर रहे हैं। हमने ऐसे किरदार को बहुत कम देखा है जो चुपचाप भारत के निर्माण में, भारत के विकास में और भारत के बेटरमेंट में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दे रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कपिला सर से। लगातार इन्होंने पिछले 70 मुझे लगता है 80 या फिर 60 वर्षों के योगदान में आपने काफ़ी कुछ दिया है इस देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है, 60 साल से दे रहे हैं, कई दशक हो गए जिसमें हम चर्चा भी कर रहे हैं। सर, आपने ओवर 800 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने फर्म के जरिए। क्या लगता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो बहुत टैकल, जिसको करना पड़ा, बहुत जटिल रहा हो, बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो और जिसको करने में चुनौती आई हो? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में चुनौती आती है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स तो देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आएंगी, उसमें कोई वो नहीं है। हमें अटल टनल में भी काफ़ी दिक्कतें आई। पहाड़ का बिहेवियर डिफरेंट तरीके से होता है कई जगह पर, वो हर चुनौती को आपको टेक्निकली सॉल्व करना होता है, वो हमने किया। मेट्रो लाइन हमको ले करनी थी, कनॉट प्लेस लेकर मरीन मंडी हाउस तक। उसमें चैलेंज ये था कि बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रास्ते में आती थी जिनका कोई डिज़ाइन अवेलेबल नहीं था, कहाँ तक उनकी फाउंडेशन है ये नहीं पता था। तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी फाउंडेशन की डेप्थ निकाली, उससे भी हम 10 मीटर नीचे ले गए ताकि कोई क्रैक ना आ जाए किसी भी बिल्डिंग में। तो ये चैलेंजेस आए और हम उनको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते गए। ऐसे इस तरह से कारवां आगे बढ़ता है। जी, तो इन सब से इतर हमने रोड सेफ्टी की बात की, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन से सर जुड़े रहे, उनसे भी हमने बात करी, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कामों की भी हमने चर्चा की। अब बातचीत थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कि भारत के लिए सर का क्या सपना है और ये क्या देखते हैं अगले 10 वर्ष में भारत कहाँ होगा? क्या ड्रीम है सर भारत के लिए, इंडिया के लिए, क्या देखते हैं? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान तरक्की की तरफ दौड़ रहा है और बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है, और मुझे यकीन है कि हम दुनिया की एक मेजर विकसित देश, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन है, वो अचीव कर पाएंगे बहुत जल्द। अगले 10 साल में वो नजर आनी शुरू हो जाएगी अच्छे से। आज भी देख सकते हैं, लेकिन अगले 10 साल में वो काफी हद तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, बातचीत करें के कपिला सर से। सर, आप आईसीटी के भी चेयरमैन हैं। आईसीटी क्या करती है और अगले 10 वर्षों में, अगले एक नेक्स्ट दशक में आईसीटी क्या देने वाली है भारत को? हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी में अब जो एक ब्रेक थ्रू जापानीज लाए हैं वो है आपकी जो कंक्रीट है, वो फ्लेक्सिबल कंक्रीट। इट्स अ न्यू टेक्निक, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। उसका ये फायदा है कि आपके अर्थक्वेक्स वगैरह में बिल्डिंग जो है वो गिरेंगी नहीं। ओह, अभी तक तो हमने कास्टिंग वॉल देखी है। ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट से बनेंगी, तो एडजस्ट हो जाएगा क्वेक के साथ, और वो क्रैक्स नहीं आएंगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है। ये जापानीज ने किया है बिकॉज उनके यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो दे हैव ब्रॉट आउट दिस। तो मैं अपने यहाँ भी अपने लोगों से कह रहा हूँ कि भाई इसके कोड बनाओ हिंदुस्तान में और हम इसे शुरू करें यूज़ करना। ऐसे कई काम हैं जो हम कर रहे हैं। हमने ISO, पहले हम सिर्फ हेड ऑफिस के लिए था, अब हमारा ISO फील्ड स्टाफ के लिए भी है, और हमने एनवायरनमेंट में भी लिया है, और हेल्थ में भी हमने ISO लिया है। तो इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूअस अपग्रेडेशन हो रहा है, और अब हम लोग यूरोप में भी काम करने शुरू कर दिया है। हमारा एक जॉर्जिया में हमने ऑफिस खोला है जो फुल्ली ऑपरेशनल है। उसकी मदद से हम यूरोप के फंड्स को भी यूज़ करके यूरोपियन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। हमने नॉर्वे में अभी एक काम किया है। सो ग्रेट। भारत को विकसित होने का स्वप्न हर एक भारतवासी देख रहा है। के कपिला सर भी लगातार ये विजन कर रहे हैं कि भारत अगले 1 सदी में, अगले 10 वर्षों में, या कम से कम 2 दशकों में तो भारत विकसित राष्ट्र बन ही जाएगा। हम 10 मेरे हिसाब ख्याल से तो अगर हम इस तरह चलते रहे तो हम 10 साल में ही विकसित भारत बना लेंगे। जी, तो इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि भारत अगले 1 दशक में विकसित भारत बन जाएगा, और ऐसे लोग जो अपने कार्यशैली के जरिए, अपनी कर्मठता के जरिए और अपने समाज सेवा के जरिए तकरीबन 1500 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं और पर्दे के पीछे से लगातार भारत के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। हम भारत के विनिर्माता से बात कर रहे हैं, हम नए भारत के निर्माता से भी बात कर रहे हैं, जनक से भी बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम रैप अप हो जाए, हम एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे और उस सेगमेंट
में हम सर से कुछ हल्की फुल्की बात करेंगे और उस हल्की फुल्की बात में क्वेश्चन फायर राउंड होगा जिसमें एक प्रश्न का एक शब्द में जवाब देना है। आप रेडी हैं सर? बिल्कुल। तो आपकी पसंदीदा पुस्तक? गीता बोध। आपकी पसंदीदा फिल्म? चौधरी का चांद। पसंदीदा खाना? छोले भटूरे। आपका यादगार लम्हा? डॉक्टर महातीर के साथ जो बातचीत हुई और जो लेटर उनको मैंने लिख के दिया वो एक यादगार लम्हा है। आपका फेवरेट पास टाइम? गजल लिखना। आपका कोई एक शौक जिसे अभी आप पूरा कर रहे हो? मैं नज़में लिखकर ही अपना शौक पूरा करता हूँ और पुराने दोस्तों के साथ बैठकर एक टाइम गुजारना मुझे अच्छा लगता है। आपका पसंदीदा शहर या डेस्टिनेशन, कहाँ जाना चाहते हैं आप? शहर तो मुझे दिल्ली ही पसंद है। पसंदीदा पहनावा? जो मैंने पहना हुआ है। क्या बात है। एक ऐसा ड्रीम जो आप अपने बर्थ प्लेस यानी दिल्ली के लिए देखना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं ड्रेनेज की, एनवायरनमेंट की, इन सब को दूर करना चाहता हूँ। लेकिन तकलीफ ये है हुकूमत करने वाले लोगों के लिए पास वक्त नहीं है आवाज़ सुनने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या करना है और कैसे किया जा सकता है। ड्रेनेज का बहुत अच्छा मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। मैंने चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को भी लिखी लेकिन उनके पास भी वक्त नहीं था देखने के लिए या सुनने के लिए। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कभी कभी, पर मैं लगा रहता हूँ। जो बीड़ा उठा लेते हैं उसको हम छोड़ते नहीं जब तक वो पूरा ना हो जाए। और इसी तरह मैंने एक मेजर अचीवमेंट की। हमने, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट में सिर्फ L1 को आप काम दे सकते थे, तो मैंने L1 को ख़त्म करा दिया और जो हमारे फाइनेंशियल रूल्स हैं उनको अमेंड कराया। और अब आप इवन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड वर्क्स QCBS पर जा सकते हैं, क्वालिटी कम बेस्ड सिलेक्शन, जिसमें 30% मार्क्स क्वालिटी के हैं और 70% मार्क्स कॉस्ट के हैं।